हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा भाई, वर्क फंक्शन क्या होता है हमने सीखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमने सीखा, काइनेटिक एनर्जी, मैक्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब की बेसिक्स की बातें हमने की थी। और मैंने आपको बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही दिखा सकता है, वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं दिखा सकता। लेकिन उसका मैं रीजन नहीं दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर और भी क्या क्या चीज़ हो सकता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे दिखा सकता है, वेव नेचर ऑफ लाइट क्यों नहीं दिखा सकता, उसका पूरा डिटेल स्टडी आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। ओके, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेक्चर में ग्राफ्स वगैरह भी बहुत से होंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उसके बाद इसके अंदर जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं, जो ग्राफ्स वगैरह आते हैं, सब कुछ समझेंगे। तो पहले हम बेसिक से एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, बिकॉज उसके ऊपर से सारे कहानी हम डील करेंगे। तो सिंपली इसके अंदर अरेंजमेंट होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक दो प्लेट होते हैं। ठीक है, एक प्लेट को हम नाम देते हैं कैथोड और एक प्लेट को हम नाम देते हैं एनोड। ओके, इस तरह से। ओके, बाद में क्या होता है, ये एक्सटर्नल सर्किट से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैटरी होता है, बैटरी वगैरह सब काम क्या है वो सब हम अभी समझते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट एमीटर लगाया दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैथोड है, ये हमारा क्या है, एनोड है। क्लियर है। इसको हम क्या करते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रख देते हैं। क्या बोला मैंने, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रखने का सिंपली इतना ही रीजन है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, उसके अंदर मतलब कि एयर पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन जो भी होगा उसके अंदर एयर पार्टिकल डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ये जो पूरी सेटअप है इसको हम कहाँ रखते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है कि हम सोर्स ऑफ लाइट के लिए थोड़ा जगह रख देते हैं। और यहाँ क्या होता है कि एक लाइट का सोर्स इस इतना समझे, क्या है, एक कैथोड है, एक एनोड है। इसको हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर रखा है। कैथोड और एनोड को हमने बाहर से बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। और ये बैटरी जो है वेरिएबल है, मतलब क्या है, इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं, इसका वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी। ठीक है, ओके। और ये अपना एम मीटर है, ये अपना कैथोड है, एनोड है। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लाइट सोर्स एंटर करने की एक जगह है, मतलब यहाँ से लाइट एंटर कर सके, समझे। तो यहाँ पर क्या करते हैं पता है, आपको ये कहानी तो बताइए कि लाइट हम सफिशिएंट एनर्जी का, मतलब अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा हो, अगर इसके ऊपर गिरता है एक ऐसी लाइट जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा हो और वो कैथोड प्लेट पर गिरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइट डाल रहे हैं हम इस तरह से, लाइट बोल दो, रेडिएशन बोल दो, कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ पे, लाइट हैविंग एनर्जी। ओके, लाइट ऑफ एनर्जी लिख दो, लाइट ऑफ एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन। क्लियर है, हमने इसके ऊपर इंसिडेंट किया है। ओके, इसके वजह से होगा क्या, जैसे यहाँ पे लाइट पड़ेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ से क्या एमिट करना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू हो जाएगा सरफेस के ऊपर से। समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ा जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू हो जाएगा। अब डेफिनेटली भाई, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्स का इक्वेशन पढ़ा है, आपको याद हो तो। हमारे पास इक्वेशन क्या है कि एनर्जी मतलब हम E-5 एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, हमने ये इक्वेशन पढ़ा है। तो एनर्जी गिवन अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, एनोड की तरफ। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जाएंगे। जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक्जैक्टली 100% एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनोड की तरफ जाने लगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड की तरफ जाने लगे। अभी हमने इसको पोटेंशियल नहीं दिया है, ठीक है। अभी मान लो कि अभी इसका पोटेंशियल 0 है। अभी हमने बैटरी लगाया, लेकिन बैटरी को अभी हमने 0 पोटेंशियल पर रखा है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं।
कुछ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब सब कुछ नहीं जा रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि एनोड की तरफ से कोई अट्रैक्शन वाला कोई है नहीं, क्योंकि हमने वोल्टेज तो अभी 0 रखा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कुछ कुछ जा रहा है, कुछ अलग डायरेक्शन में, कुछ यहाँ पे, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमारे पास तो वेरिएबल वोल्टेज है, अब हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिया हमने, मान लो इसको नेगेटिव टर्मिनल दिया, मतलब इसका पोटेंशियल कैथोड से कंपैरिजन में ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है, समझो। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मेरी बात सुनो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो अब समझो कि जो जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ और इस तरफ भाग रहे थे ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो होने क्या लगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जान, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच रहा था, ये सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो जाएगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गई, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट बनेगा। ये तो पता है ना आपको कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। तो होगा क्या, ध्यान से कि जब हमने इसका पॉजिटिव मतलब इसको हमने पोटेंशियल बढ़ाया, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ भाग रहे थे वो भी अब इसके डायरेक्शन में आने लगे, वो भी इसके डायरेक्शन में आने लगा। तो होगा क्या, धीरे धीरे जैसे आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल मतलब बोलोगे एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओगे, वैसे वैसे होगा कि और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे मतलब कुछ, तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और ठीक है, और मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो गया कि जो है मतलब कि एनोड तक पहुँचने लगे। तो होगा क्या कि आप जो है एनोड का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है। और ये जो करंट होता है इसको हम नाम देते हैं फोटो करंट। ये जो करंट है इसको क्या नाम देते हैं हम, फोटो करंट। एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओगे, धीरे धीरे क्या करेगा, फोटो करंट इंक्रीज करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे आप और बढ़ाओगे इसकी पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो है आप वोल्टेज और बढ़ाओगे तो और ये अट्रैक्ट करेगा, वोल्टेज और बढ़ाओगे तो और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो सारे यहाँ नहीं पहुँचते, कुछ यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इस तरह से बोले ना स्पेस चार्ज क्रिएट हो जाता है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सारे नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम बढ़ाएंगे या तो बोलो एनोड पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो जो है सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो है मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचने लगेगा। धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचने लगेगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने लगे तब क्या हो जाएगा, उस समय हमारा करंट कांस्टेंट हो जाएगा। पहले तो करंट कम था क्योंकि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे, बाद में पोटेंशियल बढ़ाया तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। अब धीरे धीरे क्या गया, करंट इंक्रीज करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगे। अब पोटेंशियल बढ़ाओगे, देखो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसपे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगेंगे। तो अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस सारे के सारे अगर पहुंच रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ाने का क्या फायदा। तो वो जो हमको करंट मिलता है यहाँ पे, उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। जब यहाँ पर एक पोटेंशियल ऐसा आ जाए जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगे, तब क्या हो जाए, करंट सैचुरेट कर जाएगा। अब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद करंट इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने से वो करंट इंक्रीज नहीं करेगा, क्लियर है ना। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं करेगा। आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि भाई जब वोल्टेज 0 था तब क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा था। तो सिंपली मैंने इसको रीजन दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है जब यहाँ से निकलता है वो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है। तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 भी हो, अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल 0 भी हो तो भी इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे, लेकिन तब कम पहुँच रहे थे। लेकिन जब हमने पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल रखा, मतलब एनोड पोटेंशियल हाई किया हमने, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमको जो करंट मिलेगा वो सैचुरेशन करंट होता है, क्लियर है। अब थोड़ा बहुत लिखते हैं इसको समझने के लिए। लिखो यहाँ पे कि लाइट ऑफ इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लाइट ऑफ एनर्जी greater than work function is made to fall on the cathode plate, ठीक है। हमने क्या किया, एक लाइट जिसकी एनर्जी ग्रेटर वर्क फंक्शन ज़्यादा है, उस एनर्जी को हमने जो है इस कैथोड प्लेट के ऊपर फॉल किया। उससे होगा क्या, यहाँ पे लिखो आगे
कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, electrons will be emitted from cathode with some kinetic energy, and will be collected towards कैथोड। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस मतलब कि हाँ ये विल बी कलेक्टेड टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, विल बी कनेक्टेड टुवर्ड्स मत लिखो, विल बी कनेक्टेड एट एनोड। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड पे धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखो कि एनोड इज केप्ट एट हायर पोटेंशियल, या तो ऐसे लिख दो पॉजिटिव, हाँ हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब कैथोड कंपेरिजन में यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, कैथोड के कंपेरिजन में यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर है। नाउ यहाँ पे लिखो नाउ। ठीक है, यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे, सर्किट कंप्लीट हुआ, हमको करंट मिला यहाँ पे। ठीक है, नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो current is produced known as photocurrent, ठीक है। अच्छा, आपकी एक बात बता दूं कि इसका पोटेंशियल जितना ही बढ़ाओ, ये जो है इसके कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन पकड़ के निकाल नहीं सकता। देखो, इसका एनोड पोटेंशियल बढ़ाने से हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं कि कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको पकड़ के निकाल लेगा। ठीक है, अगर वो होने लगा तब तो फील्ड इमिशन हो जाएगा। आपको याद हो फील्ड इमिशन में होता क्या था, हम इस तरह से दो मतलब कैपेसिटर रखते थे, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता था, मतलब कोई मटेरियल मेटल होता था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता था, अगर हम इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो पोटेंशियल बहुत बढ़ाएं तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते थे। इलेक्ट्रॉन जो है आयनाइज होके बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कहानी नहीं हो रही है, यहाँ पे हम सिर्फ फोटो इमिशन की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर है उसको सिर्फ अट्रैक्ट करे। ठीक है, ये कभी कभी कोई बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है, तो उसको भी आप क्लियर रखना। ओके, तो यहाँ पर हमको जो करंट मिला फोटो करंट मिला। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे लिखो, चलो आगे लिखता हूँ पॉइंट। नाउ ठीक है, नाउ इफ वी इंक्रीज the anode potential, उससे होगा क्या, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटो करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि करंट क्या बोलते हैं कि इसको पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं, उससे होगा क्या, धीरे धीरे फोटो करंट इंक्रीज करेगा। नाउ इफ यू इंक्रीज द फोटो एनोड पोटेंशियल, the electrons will be attracted towards anode and फोटो करंट विल इंक्रीज। बस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आपको पता है कि I = VDENA होता है, I = VDENA होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली करंट इंक्रीज करेगा ना। तो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब एनोड की तरफ, तो उससे होगा क्या, करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड फोटो करंट विल, ना क्या लिखा मैंने, इफ वी इंक्रीज द एनोड पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड फोटो करंट विल इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लो, अप टू अ सर्टेन लिमिट, because when all the electrons, देखो लिखो यहाँ पे, when all the electrons, अगर क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे होंगे, when all the electrons, because ऐसे लिख दो, because at some stage
ठीक है, क्या होगा कि करंट इंक्रीज तो करेगा लेकिन एक सडन लिमिट तक, एट सम स्टेज क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड, ऑल द इलेक्ट्रॉन विल रीच द एनोड, ठीक है, all the electron will reach the anode and at that stage, and now if we increase the voltage, चलो इसको आगे लिखता हूं मैं, ये पॉइंट को आप लिख दो, क्या हो रहा है कि because at some stage all the electron will reach the anode and current will become constant, and current will reach the saturation value, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट करंट। ओके, इसके बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इसके बाद अगर हम कोई पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उससे करंट इंक्रीज नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट लिखो आगे का, ओके, इसके बाद का पॉइंट लिख रहा हूं, नाउ इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग, ऐसे लिख दो, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, सैचुरेशन करंट की बात की कहानी बोल रहा हूं कि अगर उसके बाद भी आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अब हमारा सैचुरेशन वैल्यू पहुंच गया, अब पोटेंशियल बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। नाउ इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एंड एनोड पोटेंशियल, current will not increase as already all the electrons are reaching, as already all the electrons are reaching the anode, all the electrons are reaching the anode, समझ रहे हो। और यहाँ पे हमको जो करंट मिलता है हमारा सैचुरेशन करंट होता है। तो इतनी बात तो क्लियर है आपको, ये कहानी क्लियर है, सैचुरेशन करंट तक की कहानी आपको क्लियर रहनी चाहिए। ओके, चलो और देखो आगे यहाँ पे लिख दो, व्हेन द पोटेंशियल वाज जीरो, एक पॉइंट लिख दो जिससे कंफ्यूजन न रहे, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, या तो ऐसा बोलो, हाँ, व्हेन द पोटेंशियल वाज जीरो, ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल वाज जीरो, इसको इस तरह से लिख दो, when the potential was zero, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, ठीक है, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो था, was zero, then also some electrons were reaching, then also some electrons were reaching because they had some kinetic energy, देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो रही थी। पहले अगर पोटेंशियल इनके बीच में जीरो भी था तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जैसे निकला भाई सब अलग अलग डायरेक्शन भागे, कोई यहाँ भागा, कोई यहाँ भागा, कोई यहाँ भागा, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो इस तरह भागे होंगे। तो उसकी वजह से जब पोटेंशियल जीरो भी रखा था इन दोनों बीच में तो भी करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। देन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स वर रीचिंग एंड, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि I was not equal to जीरो व्हेन V was जीरो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो भी था तभी हमारा करंट जीरो नहीं था, इसका मतलब समझ रहे हो ना, V इक्वल टू जीरो था तभी भी हमारा करंट जो है इक्वल टू जीरो नहीं था। ओके, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। अब मैं ऐसा अगर करूं कि यहाँ पे अब ये जो एनोड का पोटेंशियल इसको मैं नेगेटिव करना शुरू करूं, अब क्या करूं मैं, देखो अब पहले कहानी सुन लो फिर लिखना। अब हम क्या करते हैं, इस एनोड का जो पोटेंशियल, देखो हमारे पास तो वेरिएबल वोल्टेज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो एनोड का पोटेंशियल है इसको मैं नेगेटिव करना शुरू करता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज लाना शुरू करूँ, ऐसा समझ लो। और यहाँ पे जो है इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका एनोड का जो पोटेंशियल है उसको नेगेटिव करना शुरू कर दूँ, क्लियर है। और यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब कि कैथोड के कंपैरिजन में एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव करना शुरू कर दूँ। उससे होगा क्या, उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, अब वो एनोड्स को रिपेल करेगा।
बस सिंपली नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है ना, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है उस इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा। क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जैसे जैसे नेगेटिव में इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ता जाएगा। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे रिपल्सन बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि इसका पोटेंशियल इतना नेगेटिव हो जाएगा जिससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ रहे हैं वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना, देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं वो रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा कि देखो ध्यान से, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। तो मान के चल रहा हूँ सबसे फास्टेस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट है उसको पकड़ के चल रहा हूँ। देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, मतलब कोई जल्दी पहुँच रहा है, कोई थोड़ा देर में पहुँच रहा है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम है, जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। कैसे, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकला है जिसको कुछ कम एनर्जी, जैसे मान लो इसका वर्क फंक्शन 4 है, मान लो हमने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल जाएगा। जो नीचे होगा वो कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट कर देगा कोलिजन में, तो वो कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो भाई जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन जो थोड़े और नीचे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। तो मान के चल रहा हूँ ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम है उसको पकड़ के चल रहा हूँ, तो मैं एनोड का पोटेंशियल इतना नेगेटिव कर दिया कि जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो भी रुक गया। सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक गया। तो भाई पीछे वाले तो अपने आप रुक जाएंगे जिसकी कम काइनेटिक एनर्जी है। मैं सबसे मैक्सिमम वाले पकड़ के चल रहा हूँ, जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, उसको भी अगर मैं रोक लूँ एनोड पे आने से उसको अगर मैं एनोड पे आने से पहले रोक लूँ तो धीरे धीरे होगा क्या, यहाँ पे करंट तो जीरो हो जाएगा। धीरे क्या होगा, करंट जो है जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी एनोड तक नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, इसको रिपेल कर रहा है। क्लियर है। तो उससे होगा क्या, यहाँ पे करंट हमारा सर्किट के अंदर जीरो हो जाएगा, और वो जो हमारा पोटेंशियल है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो जो मिनिमम वैल्यू है वो पोटेंशियल जिसकी, देखो यहाँ पे एनोड का पोटेंशियल इतना नेगेटिव कर दो जिससे कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुँच रहा है वो भी रुक जाए। ठीक है, वो भी इसके आने से पहले जस्ट रुक जाए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू जो पोटेंशियल का, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब और नेगेटिव करोगे तो रुकेंगे ही, और नेगेटिव करोगे तो करंट जीरो ही रहेगा, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू जहाँ पहली बार सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना मतलब रुक जाए, वो हमारा हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है, इस बात को भी लिखो। अब क्या करो, यहाँ पे आगे लिखो नाउ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ यूजिंग द वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है, ये जो वेरिएबल वोल्टेज इसकी वजह से क्या, चेंज द पोलैरिटी ऑफ कैथोड एंड एनोड, चेंज द पोलैरिटी ऑफ कैथोड एंड एनोड। ठीक है, एंड कैथोड मतलब हमने पोलैरिटी चेंज कर दिया, इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव हो गया। मतलब सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि एनोड का पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, नाउ एनोड का पोटेंशियल, नाउ लिखो आगे, ऑन डिक्रीजिंग द एनोड पोटेंशियल, ऑन डिक्रीजिंग द एनोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, जैसे हम इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड, electrons will be repelled from anode। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिपेल ड्यू टू, यहाँ पे लिखो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखो the minimum value of negative potential, the minimum value of negative potential for which all the electrons coming from cathode
is unable to reach anode is called stopping potential, is called stopping potential. मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डू विच द इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग फ्रॉम, ये देखो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपेल हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक जाएंगे। तो वो जो हमारा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल फॉर विच okay, for which all the electrons coming from cathode is unable to reach anode is called stopping potential। क्लियर है? is called stopping potential। ओके, ये बात क्लियर है? या तो ऐसे लिख दो, द मिनिमम पोटेंशियल, इस तरह भी लिख सकते हो कि द मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, the minimum negative potential for which even the fastest electron मतलब क्या है कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, ठीक है, वही तो फास्टेस्ट होगा। इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू रीच एनोड is called stopping potential, is called stopping potential। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फंडा क्लियर है। इसके पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाओ, एक ऐसा समय आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक जाएंगे, उससे हुआ क्या? करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टॉप हो गए तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और हुआ क्या? यहाँ पे करंट जो है सर्किट के अंदर जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है? इवन इफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू रीच, जो सबसे फास्ट भी दौड़ रहा था वो भी नहीं पहुंच रहा है, बाकी सब तो वैसे भी नहीं पहुंचेंगे अगर फास्टेस्ट वाला नहीं पहुंचेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा आता है। कैसा फॉर्मूला आएगा? इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। तो समझो, जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस वर्क कितना, देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? वी नॉट। तो अगर पोटेंशियल वी नॉट हो तो उससे वर्क डन कितना होता है? हमको पता है वर्क डन कितना होता है? E इंटू वी नॉट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आया लिख दो ध्यान से कि वर्क इज डन, फॉर्मूला कैसे आ रहा है? वर्क इज डन, वर्क क्या हो रहा है? वर्क क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको पकड़ के चलता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो भाई डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है इस तरफ लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बिकॉज यहाँ पे ये, तो नेगेटिव की वजह से क्या होगा? फोर्स इस तरफ लगेगा उसके इलेक्ट्रॉन के। क्लियर है? नेगेटिव की वजह से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। समझो आप आगे जा रहे हो, आप पे कोई फोर्स पीछे डायरेक्शन में लगा रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप रुक जाओगे। क्लियर है? वही कहानी यहाँ पे हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कहाँ जा रही है? इसके जो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जा कहाँ रही है? इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क कर रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है उसको ओवरकम में जा रही है। ठीक है, वर्क इज डन इन ओवरकमिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, वर्क कहाँ हो रहा है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके ऊपर से हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी नॉट होगा, मिनिमम वैल्यू हमारी वी नॉट की, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी नॉट। वेर वी नॉट क्या हो जाएगा हमारा? वी नॉट हो जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, वी नॉट से वैल्यू बढ़ाओगे ना तो भी करंट तो रुकेगा ही, लेकिन वी नॉट हमारी मिनिमम वैल्यू है जिससे मतलब जो है सारे इलेक्ट्रॉन जो है रुक गए। क्लियर है? और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज कहाँ हो रही है?
जो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो लूज कहाँ हो रहा है, वो लूज कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है बात? चलो, तो हमारा काइनेटिक का सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है E इंटू वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है E इंटू वी नॉट। देखो इसका फायदा भी है, अगर कोई सरफेस है, देखो ध्यान से, कोई सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। भाई कोई सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब प्रैक्टिकल देखा जाए तो निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सेटअप से देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, बिकॉज पोटेंशियल तो हमको पता ही होगा कि हमने कितना पोटेंशियल लगाया है इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हमको पता ही है, तो उसके ऊपर से क्या है कि हम जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका एक और फायदा होता है कि हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके। इसका एक एप्लीकेशन हो गया कि क्या हो रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता होगा कब सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो हम ही सेट कर रहे हैं, ठीक है। हम देखेंगे कहाँ पे करंट जीरो हो रहा है, हम देखेंगे एक स्टेज आएगा जहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हमको मिल गया वी नॉट। ओके, और ई जो है वो तो हमको पता ही होता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। देखो कितना फायदा है इसको यूज़ करने का। ओके, ये बात भी आपको क्लियर रहनी चाहिए कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इतना ईजी नहीं होता निकालना। आप सोचो कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन पोटेंशियल तो हमको पता ही है, तो सिंपली हम जो है बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इस इक्वेशन से। ओके, तो हमारे पास जो पहले इक्वेशन था, पहले इक्वेशन क्या था काइनेटिक एनर्जी का, E माइनस 5, इसको जो है इसके जगह पे E इंटू वी नॉट करके हम जो है E माइनस 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू E अपॉन E माइनस 5 अपॉन E। ओके, ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है सिंपली। E तो आपको पता ही है ना, तो यहाँ पे इसको आगे लिख सकता हूँ HC अपॉन लैम्बडा E माइनस HC अपॉन लैम्बडा नॉट E। ओके, ये सब अलग अलग कन्वर्जन कर रहा हूँ, बाकी सिंपली आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह पे E इंटू वी नॉट पुट करना है। तो कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी है, जैसे एग्जांपल दूँ आपको, चलो देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो आपके पास यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना आया, वो 5 वोल्ट का। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट का आएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट का है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपली, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, E इंटू वी नॉट, तो वी नॉट इंटू ई कर दो, बस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उल्टा कर दूँ, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, दोनों किसी को भी हम निकाल सकते हैं। ओके, सिंपली आपको दिया हो कि पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम सिंपली बोल सकते हैं ऐसा। ओके, अच्छा, अगर आपको ऐसा दिया हो कि हमारे पास मान लो हमने एनर्जी दिया है, मान लो हमने एनर्जी दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, हमने एनर्जी क्या दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और आपके पास जो पोटेंशियल दिया है वो जो 4 वोल्ट का है, पोटेंशियल दिया है वो 4 वोल्ट का है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 4 वोल्ट का। तो मैं आपसे पूछूँ कि वर्क फंक्शन कितना है, मैं आपसे पूछूँ वर्क फंक्शन कितना, तो भी निकाल सकते हो ना, कि भाई सिंपली हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E माइनस 5। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E इंटू वी नॉट होता है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ये है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, तो यहाँ से 5 कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, क्लियर है ना, कि आपको वोल्टेज देके जो है वर्क फंक्शन पूछ लिया, वर्क फंक्शन और वोल्टेज देख के एनर्जी गिवन पूछ लिया, जो भी पूछा उसको आप सिंपली इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें, अब देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे करंट वर्सेस वोल्टेज का, ठीक है, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का। यहाँ पे क्या है हमारा, इस एक्सिस पे फोटो करंट है, ओके, और इस एक्सिस पे क्या है हमारा वोल्टेज। ओके, अब बताओ मेरे को कि जब वोल्टेज इक्वल टू 0 है, जब हमारा V इक्वल टू 0 है तो उस समय करंट 0 होगा क्या। आपको मैंने कहानी सुनाया था, जब V इक्वल टू 0 है तब करंट 0 थोड़ी होगा, तभी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी था, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो कर ही रहा है, ठीक है। तो जब V इक्वल टू 0 है तभी भी हमारा फोटो करंट 0 नहीं है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज करता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से। भाई ये ग्राफ कैसे आया
कि अब पहले आप वोल्टेज बढ़ाएं, करंट इंक्रीज किया, लेकिन एक समय आता है कि इलेक्ट्रॉन लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाता है ना, सैचुरेशन पे आ जाता है। अब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो लेकिन करंट इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो अपना स्टेज है, ये अपना स्टेज, ये क्या है अपना सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, देखो वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन करंट इंक्रीज नहीं करेगा, करंट हमारा कांस्टेंट हो गया। क्लियर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली कहानी क्या है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे पोटेंशियल नेगेटिव कर रहा हूँ, धीरे धीरे पोटेंशियल नेगेटिव कर रहा हूँ। तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है और ये हमारा क्या है, V0 है। इसको माइनस V0 भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात क्लियर है ना आपको कि आपने किया क्या, धीरे धीरे पोटेंशियल को आप नेगेटिव करना शुरू कर दिए। तो एक ऐसे पोटेंशियल पर जहाँ पे करंट फ्लो करना जीरो हो गया। देखो ये हमारा, देखो वाई एक्सिस पे करंट है ना, तो ये पोटेंशियल पर जहाँ पे हमारा क्या है कि I इक्वल टू जीरो है, वो हमारा हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये नेगेटिव वैल्यू है ना, हमने इसको क्या किया, पोलैरिटी चेंज किया, फिर नेगेटिव वैल्यू किया, उसके बाद हमारा इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो ये ग्राफ आता है फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आता है, ओके। नेगेटिव वैल्यू पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, फोटो करंट है। बाकी सिंपल से हम ग्राफ और भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया था ना, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। हमारा फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू, चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी, तो बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू, बेसिक से ग्राफ है, हमने इसको ड्रॉ भी किया था पिछले लेक्चर में। आप ड्रॉ कर सकते हो E माइनस फाइव, या तो ऐसे लिखो h म्यू माइनस फाइव, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ HF माइनस HF नॉट, HF माइनस HF नॉट। यहाँ पे E इंटू वी नॉट इक्वल टू HF माइनस HF नॉट, बस V नॉट इक्वल टू HF बाई E माइनस HF नॉट बाई E। हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ भी किए थे। बस सिंपली ये भी हमारा जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बस इसके अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट चेंज कर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी हमने कल ड्रॉ किया था ना कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है। बस इसके अंदर स्लोप चेंज कर जाएगा। स्लोप क्या होगा इसके अंदर, H अपॉन E, इसके अंदर स्लोप हो जाएगा H अपॉन E, और अपना इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो HF नॉट बाई E हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, HF नॉट बाई E। ये हमारी वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली ये वैल्यू, ये हमको पता है कि ये F इक्वल टू F नॉट है, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, ओके। यहाँ पे डॉटेड इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं होता, ओके, इसलिए यहाँ पे इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो, स्लोप क्या हो जाएगा H अपॉन E, ये अपना हो जाएगा स्लोप, ओके, और ये अपना हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ओके। इसी तरह से हम वेवलेंथ वाला भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ बिटवीन V एंड लैम्बडा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ। यहाँ पे सेम अपना वही फॉर्मूला आएगा कि E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा माइनस एच सी बाई लैम्बडा नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा ई माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट ई। सिंपली कल जैसे ग्राफ आ रहा है, बस इसके अंदर जो स्लोप चेंज कर रहा है और इंटरसेप्ट चेंज कर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह से आएगा कि नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर है। इसका जो ये अपना क्या है, वेवलेंथ है, सॉरी ये अपना क्या है, पोटेंशियल है, ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और ये अपना फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये अपना वेवलेंथ। क्लियर है। ये हमारा हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट ई, और अपना स्लोप कितना हो जा रहा है, स्लोप हो रहा है एच अपॉन लैम्बडा ई, सॉरी एच सी अपॉन ई। स्लोप कितना हो रहा है, एच सी अपॉन ई। क्लियर है ना दोनों में, ओके। तो इस तरह से इसका ग्राफ आ रहा है। तो सिंपली ये सब ग्राफ तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये इजी ग्राफ है। जो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट का हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ओके, इसके बेस पे इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जो बात बताने जा रहा हूँ ना वो पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो समझ लेना। यहाँ पे क्या बात बता रहा हूँ मैं कि इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, या तो ऐसे लिख दो। चलो एक बात बताता हूँ आपको जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसको जो से मतलब करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे एनोड का पोटेंशियल बढ़ा है तो करंट इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक बात लिखो आप, अब फोटो करंट इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना आप, स्टार पॉइंट लगा के नोट कर लेना। फोटो करंट इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब सोचो आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो हमने बताया था इंटेंसिटी बढ़ाने से होता क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे आप, इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो उससे होता क्या है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। बस सिंपली अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, उससे होगा क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वो इंक्रीज करेगा, और उससे होगा क्या हमारा कि फोटो करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। भाई फोटो करंट का जो फॉर्मूला है, देखो करंट का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे और ज़्यादा फ्लो करेगा तो फोटो करंट जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो फोटो करंट इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो उससे फोटो करंट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। फोटो करंट क्या करेगा, इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, और फोटो करंट, अच्छा बताओ फोटो करंट जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है क्या। आप इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हो, सोचो मेरी बात सुनो, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से हो क्या रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज कर रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन तो सेम है ना, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, पर हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो तो hc/λ ही है ना, वो थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ फोटो करंट इंक्रीज करता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहा है तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो अगर हमने देखो कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी का हम देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, E/V0। तो अगर ये कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है, क्योंकि ये इंक्रीज तो नहीं कर रहा है भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से, तो हमारा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कब, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब सिंपली आप इतना ध्यान रखो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ फोटो करंट इंक्रीज करता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये सब इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। अब फॉर्मूले से भी देख लो ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है, देखो हमको पता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता। अब फॉर्मूले में क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E/V0, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रही है, तो जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ फोटो करंट इंक्रीज करता है, क्या, फोटो करंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए, ओके। चलो अच्छा, तो फिर ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है डिपेंड किस पे करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है,
आप ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला है ना कि E इंटू वी नॉट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा E इंटू वी नॉट इक्वल टू E माइनस 5, तो E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा लिख सकते हो माइनस एच सी अपॉन लेमड़ा नॉट, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। तो ध्यान से देखो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो आगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड wavelength of light, okay, and not on intensity, and not on intensity। ये बात क्लियर रहनी चाहिए आपको, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ पड़ा है तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप आंसर देना, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है तो यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। किसका किसका, यहाँ पे अपना वाई एक्सिस पे है फोटो करंट और एक्स एक्सिस पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पे मैं जो है ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये मेरा थर्ड। आपको कमेंट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कमेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कमेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देता हूँ, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहले वाले की जो इंटेंसिटी है वो I1 है, जो फर्स्ट वाली है उसकी इंटेंसिटी क्या है I1, सेकंड वाली इसकी इंटेंसिटी I2 और थर्ड वाली जिसकी इंटेंसिटी है I3। ओके, तो कमेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड ऑप्शन I1 इज इक्वल टू I2, थर्ड ऑप्शन I2 इज इक्वल टू I3, फोर्थ ऑप्शन I1 इज इक्वल टू I3। ओके, आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कमेंट करना है। तो कैसे हम सोचें, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सोचें, ध्यान से देखो, ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये अपना फोटो करंट है। तो देखो ध्यान से, जो 2 और 3 वाला है ना, 2 और 3 वाले का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, ये ग्राफ है पोटेंशियल। ठीक है, ग्राफ है पोटेंशियल का। ओके, ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ध्यान से देखो कि 2 और 3 वाले का, देखो 2 और 3 वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, 2 और 3 वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और 1 और 2 वाले का फोटो करंट सेम है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो 1 और 2 है, 1 और 2 का फोटो करंट सेम है। क्या सेम है, 1 और 2 का फोटो करंट सेम है। तो हमको पता है कि इंटेंसिटी चेंज करने से सिर्फ फोटो करंट चेंज करता है। तो ध्यान से, अगर दोनों का फोटो करंट सेम है, अगर फोटो करंट सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा, इंटेंसिटी भी सेम होगा, है ना। क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, या तो ऐसे बोलो फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। तो अगर दो ऐसे मटेरियल, मतलब दो ऐसे मतलब सोर्स ऑफ लाइट है जिसके अगर करंट सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका इंटेंसिटी भी सेम होगा। तो 1 और 2 जो है ना, 1 और 2 का इंटेंसिटी सेम हो। क्लियर है कि नहीं बात, क्योंकि 1 और 2 का क्या है, 1 और 2 का क्या है कि फोटो करंट सेम है। देखो 3 का तो अलग है,
3 का तो फोटो करंट अलग है, 1 और 2 का फोटो करंट सेम है। देखो ध्यान से, इस तरह से ऐसा बोलो सैचुरेशन करंट सेम है, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट भी अगर यहाँ पे लिख दो, सैचुरेशन करंट भी अगर सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैचुरेशन करंट सेम है मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम इंटेंसिटी दोगे तभी तो सेम सैचुरेशन करंट आएगा, क्योंकि करंट जो है सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि कमेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कमेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सेम वही ऑप्शन ए, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, बी F1 इज इक्वल टू F2, सी F2 इज इक्वल टू F3 और डी ऑप्शन F1 इज इक्वल टू F3। तो यहाँ से अब कैसे सोचें, अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कहाँ नहीं आई तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो है उसको सोच सकते हैं। ये अपना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि 2 और 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब हमको पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो अब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो अगर 2 और 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ध्यान से अगर फॉर्मूला लिखूँ E इंटू वी नॉट इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ बाई ई माइनस एच एफ नॉट बाई ई। ये तो अपना वर्क फंक्शन वाला, ये तो कांस्टेंट ही है, बचा रहेगा ये। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करेगा। तो लेकिन अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो 2 और 3 का फ्रीक्वेंसी सेम है, 2 और 3 का फ्रीक्वेंसी सेम है। इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन आए थे जे एडवांस में, और इस तरह से आपको उसके अंदर सोचना होता है। तो यहाँ पे ये कहानी अब क्लियर रहनी चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मतलब फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको? तो आज के लेक्चर के अब लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। हम समझते हैं कि कैसे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दिखा सकता है। ओके ओके, तो अब हम समझते हैं कि कैसे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही दिखा सकता है। ओके, यहाँ पे लिखो वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट can only be explained by particle nature of light, by particle nature of light and not by wave nature, and not by wave nature। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको एनसीईआरटी का डेटा देता हूँ। एनसीईआरटी में 2-3 रीजन दिए गए हैं इसके बेस पे, तो उसका आपको डेटा देता हूँ। सबसे पहला रीजन इसके अंदर, रीजन नंबर वन कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यहाँ पे लिख दो रीजंस, ठीक है, रीजंस। तो उसमें फर्स्ट रीजन है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इंडिपेंडेंट, या तो ऐसा लिख दो नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लिखो चाहे नॉट डिपेंडेंट लिखो चलेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात हमको पता है, हमने एक्सपेरिमेंटल देखा। अभी आपने पूरा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने समझाया। देखो इसको समझने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले समझना जरूरी था, आपको समझा दिया मैंने। तो उसके अंदर आपने क्या देखा कि हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था वो जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ईच फोटोन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना ही बढ़ा लो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना ही बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये हम कब मान रहे हैं, ये पार्टिकल नेचर है। सोचो अगर लाइट वेव नेचर होता, तो अगर लाइट वेव नेचर होता ना तो आप इंटेंसिटी बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ जाता। कैसे समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे लिख लो कि इफ लाइट वॉज ए वेव, इफ लाइट वॉज अ वेव, उससे होगा क्या, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। अगर लाइट वेव होता तो क्या होता, अब इंटेंसिटी बढ़ाते तो उससे होता क्या, हमको एक फॉर्मूला पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी बढ़ाते तो एम्पलीट्यूड बढ़ता। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, एक तो हमारे पास है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के फाइव, ठीक है, के एक्स,
और मैग्नेटिक फील्ड का भी है, B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो उसके अंदर ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है ना, यू नॉट और बी नॉट। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, मतलब क्या है कि ई नॉट एंड बी नॉट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ई नॉट और बी नॉट इंक्रीज किया उसकी वजह से होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि होता है Q इंटू ई नॉट, और जो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि होता है Q इंटू वी क्रॉस क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इंक्रीज कर देखो बढ़ रहा है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा तो उसके ऊपर से होगा कि फोर्स ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। तो अगर देखो पहला रीज़न है कि अगर लाइट वेव होता है ना तो इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मैक्स चेंज करता, लेकिन हमने देखा क्या, देखो ये बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर वेव नेचर मान के चलें तो फर्क पड़ रहा है, इसलिए जो है वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली काइनेटिक एनर्जी मैक्स do not change with intensity। ओके, ये हमारा पहला रीज़न है कि भाई फोर्स बढ़ेगा, सिंपली फोर्स बढ़ गया तो उसके ऊपर से होगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बात देखा नहीं गया, तो हमारा पहला रीज़न हो गया जिससे हम बोल सकते हैं कि भाई ये सिर्फ जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्यों दिखा सकता है। पार्टिकल मानो, सोचो लाइट को पार्टिकल मानोगे ना तो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, सिंपली आप जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पर एक एक पार्टिकल का गिने तो उसका जो है एनर्जी जो है सेम रह रहा है। तो पहला रीज़न हमारा ये हो जाता है। दूसरा रीज़न क्या देते हैं इसके अंदर, ठीक है, दूसरा रीज़न क्या देते हैं कि इंस्टेंट, ठीक है, या तो ऐसे लिख दो कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस मतलब सडन प्रोसेस। ठीक है, सडनली एक्चुअली होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक में, पता है कि आप यहाँ पे मेटल का सरफेस हो, यहाँ पे अगर मेटल का सरफेस हो, अब यहाँ पे अगर मतलब कि क्या है कि लाइट डालोगे तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने लाइट डाला धीरे धीरे वो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऐसा समय आएगा जिसमें क्या है कि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी वर्क फंक्शन से, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। आप जैसे यहाँ पे लाइट डालोगे, मान लो इसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो आपने मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट डाला, तो जैसे आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाइट डाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, अगर उसमें कोई एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा हो तो। ठीक है, आइडियल केस मान के चल रहा हूँ। जैसे आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तुरंत। ये बहुत सडन प्रोसेस होता है, लेकिन ये तो चलो पार्टिकल नेचर में समझ रहे हैं। लेकिन अगर लाइट को वेव मानूँ ना, सोचो लाइट को वेव मानूंगा तो होगा क्या कि आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी डालते हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हो, तो धीरे धीरे होगा क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी ऑब्जर्व किए जा रहा है। एनर्जी भले आप देखो एनर्जी कम दे रहे हो, वर्क फंक्शन से कम दे रहे हो, तो हमको क्या लग रहा है कि इमिशन नहीं होगा। तो आप अगर वेव मान के चलें तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी दियो, धीरे धीरे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करते जा रहा है। हर बार 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, और जैसे इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, उसको सेकंड भी नहीं लगता, माइक्रो सेकंड भी नहीं लगता करने में, बहुत जल्दी हो जाता है ये। लेकिन लाइट का वेव माने तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने जो है ऑब्जर्व किए जा रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व किए जा रहा है, एक ऐसा समय आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। यहाँ पे लिखो, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर लाइट वेव होता, इफ लाइट वॉज ए वेव, तो वेव होता क्या, तो यहाँ पे कोई सरफेस होता अगर, तो वहाँ पे क्या होता, इस तरह से वेव में आता तो धीरे धीरे एनर्जी ऑब्जर्व करता,
एक ऐसा समय आता है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है। लेकिन हमने देखा कि ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दोगे एनर्जी तो भाई आप कितनी भी देर तक उसको चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर आप एनर्जी कम दोगे, जो देखा गया बता रहा हूँ आपको, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी कम दोगे तो आप भले चाहे कितना देर तक उसको देते रहो, टाइम से मैटर नहीं करता, कितना भी देर तक दोगे उसकी जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकलेगा अगर फ्रीक्वेंसी कम दोगे तो। ओके, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ज़्यादा ही देना पड़ेगा, अगर निकलना होगा तुरंत निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ओके, इफ लाइट वॉज ए वेव, इफ एनर्जी smaller than work function is given, then also after some time electron वुड बी एमिटेड। देखो ऐसा वेव मानते तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वुड बी एमिटेड एस इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल ऑब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन, एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है, एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ठीक है, एस एनर्जी व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया, देखा क्या गया कि जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो सकता है। बिकॉज पार्टिकल नेचर में क्या होता है, जैसे लाइट डाला तुरंत अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसको हम वेव मान के चलें तब तो जो है मतलब कि कोई भी इंटेंसिटी मतलब कोई भी एनर्जी आप लाइट डालो और धीरे धीरे एक समय आएगा निकल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। उसी तरह से इसके अंदर तीसरा पॉइंट भी हम दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम क्या दे सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बस सेम इसके जैसा ही है वो तीसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने आपको समझा दिया कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, या ऐसा बोलो वेवलेंथ होता है, जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब कि एनर्जी दोगे तब जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। लेकिन लाइट को वेव मान के चले, तो जैसे मैं समझाया आपको कि लाइट को वेव मान के चलोगे आप, तो क्या होगा कि आप फ्रीक्वेंसी कम भी दो, अगर फ्रीक्वेंसी कम भी दोगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एक समय आएगा बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो है एक्चुअली में होता नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो उससे वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। ओके, तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए जो हमको समझाते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दिखा सकता है, वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं दिखा सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती, हमने वेव में देखा। ये सडन प्रोसेस है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला फंडा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सारी कहानी वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूफ नहीं हो सकती, या बोलो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। इसलिए हमने माना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही दिखा सकता है। बाकी आप तो हमको पता है कि जो मतलब कि लाइट होता है वो पार्टिकल भी है, वेव भी है, बस उसको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।